संजय राउत कहते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिल्ली नहीं आना चाहिए था। दिल्ली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं आना चाहिए था भाई मिस्टर संजय राउत, जरा ये आप बताइए। महाराष्ट्र क्या भारतवर्ष से अलग है? जब इन्होंने सरकार बनाई थी तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की, जो मैं इनको बुलाती आई हूं, है ना, जो इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं था, जनता की भलाई और महाराष्ट्र के उन्नति उत्थान और विकास से कोई लेना देना नहीं था। वो तो झोल झपाटे की सरकार का खाओ पीओ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, जिससे ये उगाही वसूली कर रहे थे। तो उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो एकदम आधिपत्य जमाए हुए कुलदेवी थी ना, श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनसे मिलने के लिए क्या उद्धव ठाकरे दिल्ली नहीं आए थे? क्या उनके पास 10 जनपद में नहीं गए थे? तब आपके मुंह में दही क्यों जम गई थी? मुझे लगता है राजनीतिक ज्ञान इनका कहीं ना इस वक्त कहीं चला गया, किसी कोने में चला गया, किसी खोपचे में चला गया। और इस वक्त क्या मुझे लगता है ही नहीं इनके पास, क्योंकि अगर ये राजनीति के ज्ञान इनको थोड़ा बहुत होता और इनको समझ होती तो ये इस तरीके से इंस्ट्रूमेंटल नहीं होते आज शिवसेना के दो फाड़ करवाने में। उद्धव ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है और संजय राउत का कहना है कि शिवसेना का कोई भी नेता दिल्ली में नहीं जाता और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो शिवसेना के होते तो वो मातोश्री आते, क्योंकि शिवसेना का हाईकमान मातोश्री है, ना कि दिल्ली। इस पूरे प्रकरण पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ममता काले जी। मैम, किस तरीके से देख रही हैं इस पूरे बयान को जो दिया गया है संजय राउत के द्वारा? उन्होंने कहा है कि कोई भी शिव सैनिक दिल्ली नहीं जाता, मातोश्री आता है मुख्यमंत्री बनने के बाद। देखिए शिरन, सबसे पहली बात मैं संजय राउत जी को ये बोलना चाहती हूँ कि जिनको ना अपने दिमाग पर और ना अपनी जुबान पर, दोनों पर कंट्रोल नहीं है, कि अब आप अपने पहले 18 जुलाई तक के दिन गिनिए, क्योंकि इनके खिलाफ बेलेबल वारंट तो निकल ही आ चुका है ना। और ये इतने दम्भी और अहंकारी व्यक्ति हैं, या मैं ये बोलूँ कि ये इतने डरे हुए हैं कि कोर्ट में नहीं उपस्थित हुए। किरीट सोमैया जी और उनकी जो पत्नी है मेधा सोमैया जी, उनका जो डिफेमेशन केस है इनके ऊपर, उसकी तारीख लग गई, तारीख पे तारीख कोर्ट दे रहा है। लेकिन संजय राउत अभी भी इसी दम्भ में शायद बैठे हुए हैं कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अब इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है और 18 जुलाई को इनकी पेशी होने के लिए बोला है। तो मैं बोल रही हूं कि आप उस पर ध्यान दो। सत्ता तो आप ही के कारण गई है। बाय द वे, मैं उद्धव ठाकरे जी को क्या, खैर मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, मैं तो शिवसेना की प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, पर भारतवर्ष की जागरूक नागरिक होने के नाते मैं ये जरूर बोलूंगी कि आज अगर शिवसेना के दो फाड़ हुए हैं, आज अगर शिवसेना वर्सेस शिवसेना हुआ है, तो उसका जो मुख्य दारोमदार है और जो उसका मुख्य किरदार है वो संजय राउत है, और संजय राउत के कारण ये सब हुआ है। अब जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है उस पर मैं आती हूं। संजय राउत कहते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिल्ली नहीं आना चाहिए था। दिल्ली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं आना चाहिए था भाई मिस्टर संजय राउत, जरा ये आप बताइए। महाराष्ट्र क्या भारतवर्ष से अलग है? महाराष्ट्र क्या भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग नहीं है? भारतवर्ष की राजधानी कौन सी है संजय राउत जी? अगर आपकी जीके खराब हो तो मैं बता देती हूँ, दिल्ली है। और देश के प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और देश के प्रधानमंत्री जी को मिलने का हर मुख्यमंत्री का हक है, और हर मुख्यमंत्री आता है। उद्धव ठाकरे जी भी जब मुख्यमंत्री थे तब वो देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने आए थे, और वो देश की राजधानी दिल्ली में ही उनका घर और उनका दफ्तर है। तो एकनाथ शिंदे जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो हर एक व्यक्ति, हर मुख्यमंत्री को करना चाहिए। और बाय द वे, जब इन्होंने सरकार बनाई थी तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की, जो मैं इनको बुलाती आई हूं, है ना, जो इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं था, जनता की भलाई और महाराष्ट्र के उन्नति उत्थान और विकास से कोई लेना देना नहीं था। वो तो झोल झपाटे की सरकार का खाओ पीओ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, जिससे ये उगाही वसूली कर रहे थे। तो उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो एकदम आधिपत्य जमाए हुए कुलदेवी थी ना, श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनसे मिलने के लिए क्या उद्धव ठाकरे दिल्ली नहीं आए थे? क्या उनके पास 10 जनपद में नहीं गए थे? तब आपके मुंह में दही क्यों जम गई थी? तब आपने क्यों बोला था? तो ये अर्थ का अनर्थ करना और बिना सर पैर की बातें करना तो संजय राउत जी की पुरानी आदत है। इनका ही काम ही ये है। मुझे तो कई बार ये लगता है कि आज उद्धव ठाकरे जी के हाथों से गद्दी निकल गई, सत्ता निकल गई, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी निकल गई जिसके लिए हाय तौबा कर दी, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी निकल गई जिसके लिए इन्होंने परम श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को छोड़ दिया। बाला साहब ठाकरे जी बोला करते थे कि सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, चाहे मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाए, यानी कि चाहे मुझे शिवसेना पर ताला लगाना पड़ जाए, लेकिन सत्ता और कुर्सी के लिए मैं कभी इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। उनके साथ चले गए, उनके साथ इन्होंने सरकार बना दी
और ये सब होने के लिए जो सारा जो प्रपंच रचा गया है ना, वो शरद पवार जी ने तो रचा ही है, लेकिन उसमें मुख्य भूमिका संजय राउत ने निभाई है। ये सारी चीजें इनको क्यों समझ में नहीं आ रही हैं? आज तक समझ में नहीं आ रही है। कुर्सी निकल गई है और अब तो शिवसेना के लाले पड़ गए हैं। शिवसेना इनके हाथों से जाने वाली है। शिवसेना के ऊपर आधिपत्य जमाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं रहा है। कल का एक ग्लोरीफाइड इन्होंने मातोश्री, जो इनका पैतृक घर है, जो इनका अपना घर है, वर्षा से जहां ये निकल करके फाइनली चले गए, वहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपने तेवर दिखाने की कोशिश करी, पर उनका कोई फायदा नहीं है। लगातार ये बोलते रहे कि शिवसेना मुझसे कोई छीन नहीं सकता। एक तरफ उद्धव ठाकरे जी ये बोलते हैं कि मुझसे कोई नहीं छीन सकता शिवसेना, दूसरी तरफ शिव सैनिकों को यह भी इन्होंने बोला है कि अगर हमें अपने बिना सिंबल यानी बिना धनुष बाण के लड़ना पड़े कभी चुनाव, तो हमें तैयार रहना चाहिए। यानी कि हृदय में इनको पता है कि गलती बहुत बड़ी हो गई है। सत्ता सिंहासन के साथ, गद्दी और कुर्सी के साथ साथ मेरी पार्टी भी मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल रही है, जा रही है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखिए संजय राउत ने अपने ट्वीट के माध्यम से एक बात साफ कर दी है। उन्होंने क्लियर हिंट दे दिए हैं। इनफैक्ट क्लियर हिंट क्या दे दिया, उन्होंने साफ बोल दिया। उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पे कि जब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो फिर पाने के लिए बहुत कुछ है। तो यानी कि संजय राउत अपने सुप्रीमो के खिलाफ जाकर के पूरे भारतवर्ष को यह बता रहे हैं कि कुर्सी गई, एमवीए टूटी, सत्ता गई, गद्दी गई, अब शिवसेना भी जा रही है। शिवसेना को कोई बचा नहीं सकता है। शिवसेना हमारे हाथों से निकल गई है। तीर जो है ना कमान से निकल गया है, और अब जो तीर कमान जो निकल गया है, वो धनुष बाण भी इनसे जाने वाला है, वो सिंबल भी जाने वाला है। संजय राउत ने इसी बयान के बीच में इन चीजों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना को कोई कमजोर न समझे। इससे पहले भी शिवसेना में बगावत हुई है, छगन भुजबल हो या फिर नारायण राणे हो, उससे इस तरीके से बगावत हुई है, पर शिवसेना जो है वो हमेशा मजबूत बनकर खड़ी हुई है और इस बार भी ऐसा ही होगा। श्रेन, बड़ा अच्छा ये आपने याद दिलाया संजय राउत का ये बयान। मैं मिस्टर संजय राउत को बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को ये बहुत बड़ा, इन्होंने सोचा कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार रहा, सामना में मैं अगर उखाड़ दिया लिख लूंगा तो मैं बड़ा ज्ञानी समझा जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है राजनीतिक ज्ञान इनका कहीं ना इस वक्त कहीं चला गया, किसी कोने में चला गया, किसी खोपचे में चला गया। और इस वक्त क्या मुझे लगता है ही नहीं इनके पास, क्योंकि अगर ये राजनीति के ज्ञान इनको थोड़ा बहुत होता और इनको समझ होती तो ये इस तरीके से इंस्ट्रूमेंटल नहीं होते आज शिवसेना के दो फाड़ करवाने में। और शिवसेना के दो फाड़ इन्होंने ही करवाए, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। बाकी लोगों ने तो जो किया वो किया, लेकिन ये तो मतलब एकदम बैठ करके वहां पर इन्होंने सब खेल खराब कर दिया। अब ये बात इनकी बिल्कुल टेक्निकली फैक्चुअली ये करेक्ट है कि ये पहली बार नहीं है जब शिवसेना के फाड़ हुए हैं। इससे पहले 3 बार मैं गिनवा देती हूँ संजय राउत जी। छगन भुजबल जी गए थे एनसीपी में 8 विधायकों को लेकर के, आपको शायद ना पता हो, मैं बता देती हूँ, और 90s के दौर में चले गए थे, है ना। उसके बाद गए राज ठाकरे जी गए, उन्होंने अपनी एमएनएस खड़ी करी। उसके बाद नारायण राणे जी गए, वो भाजपा में चले गए ना। ये 3 बार हुआ है और ये चौथी बार हुआ है। अब आपका ज्ञान मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ। ये जो 4 बार शिवसेना वर्सेस शिवसेना हुआ है ना, शिवसेना के अंदर फूट पड़ी है। पहली बात, ये सबसे बड़ी फूट आज तक के इतिहास में है, पहली बात। दूसरी बात जरूरी, जो शायद आपको कभी समझ में ही नहीं आएगी, जो पहले की 3 जो फूट हुई हैं, और तीन बारी पहले जो लोग गए हैं वो तब गए हैं जब शिवसेना विपक्ष में थी, तब फूट पड़ी। और तब वो लोग जो सत्ता दल में जो लोग थे उनके पास गए। भाई साहब, ये आज से पहले न सुना न हुआ शिवसेना के अंदर भी और कहीं और भी कि पहली बार शिवसेना जब शासन कर रही थी, जब सत्ता में थी, सत्ता पक्ष के अंदर इतनी बड़ी फूट हुई कि 40 विधायक विपक्ष में चले गए। कभी सुना है कि सत्ता जो शासन कर रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के विधायक, वो भी 40 मैक्सिमम चले जाएं विपक्ष के अंदर? ये पहली बार हुआ है। इसलिए आपको ना आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की जरूरत है। और दूसरा, जब आप अपनी जुबान खोलें तो थोड़ा सोच समझ लें। यह हम सबको पता है कि ये चौथी बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन देखिए, एक और आश्चर्य की बात है, जिस तरीके से इस वक्त शिवसेना को बचाने के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें इन सबको मालूम है कि सब खत्म हो गया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। अब कल जो गए हैं, एक बार फिर से उद्धव ठाकरे जी सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने एक अपील, एक प्ली याचिका डाली है। उस याचिका में आप देखिए, उसका खेल देखिए आप। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको एडवाइस कौन कर रहा है। अगर संजय राउत इनके एडवाइजर हैं तो ये अपने पैर पे दनादन कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे भी सब कुछ जो कहते हैं ना,
अब ठाकरे परिवार का जो अस्तित्व है, उसकी जो व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक अस्तित्व है, वो भी संजय राउत खत्म करा देंगे। इसमें कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी वो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री साहब के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ नहीं लगाई गई, वो लगाई गई महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल जी के खिलाफ, और बोला गया कि उन्होंने असंवैधानिक काम किया है एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी को बुला करके सरकार बनाने के लिए। ये असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन बोल रहा है? उद्धव ठाकरे जी, ऑफ ऑल द पीपल, जिन्होंने 2.5 साल के अंदर केवल असंवैधानिक काम किए हैं। फिर चाहे वो उगाही वसूली का काम हो, कौन से संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि गृह मंत्रालय का इस्तेमाल कीजिए 100 करोड़ रुपए की वसूली करवाने के लिए? कौन से संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि लोगों पर झूठे केस लगा करके उनको बंद करवाइए? और कौन से संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि एक बंद केस जिसका एक पत्रकार से कोई लेना देना नहीं है, जिसके बारे में वो पत्रकार कुछ जानता नहीं है, जिसके मतलब केस खत्म, क्लोजर रिपोर्ट भर गई है, उसको इलीगल तरीके से फ्लोर ऑफ द हाउस में खोला जाए और उसके बाद उस पत्रकार के घर में AK-47 की ब्रिगेड को भेज करके उसको गिरफ्तार किया जाए? इसको कहते हैं असंवैधानिक। आप इस तरीके की बात करेंगे, अब जब सत्ता निकल गई तब अच्छा नहीं लगता। काश ये 2.5 साल इन्होंने ये बातें की होती, काश ये संविधान, कानून, विधान, देश, राज्य, मेरे लोग, हिंदुत्व, इनको तब याद आता जब ये सत्ता में थे। लेकिन तब तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि थी ना, तो यही हुआ है। तो जितने इनके बारे में बोला जाएगा उतना ही है, पर फिलहाल के लिए इतना ही।